नमस्कार। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से मैं प्रीति बाला शर्मा बीएड के सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत करती हूं। छात्रों, आज हम इस वीडियो में पद्य शिक्षण की जानकारी प्राप्त करेंगे। पद्य शिक्षण से संबंधित थोड़ी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। इस वीडियो में हम आज पद्य शिक्षण की विधियों से संबंधित चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की विधियों को मैंने दो भागों में विभक्त किया है, भाग ए और भाग ब। भाग ए के इस वीडियो में पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की कुछ विधियों को मैं पढ़ाऊंगी। शेष विधियों को भाग ब की वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं भाग ए के अंतर्गत पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की विधियों को पहले सामूहिक रूप से सारी विधियों को एक बार हम जान लेते हैं कि पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है गीत विधि। गीत विधि यानी कि बच्चों को गीत के माध्यम से या गाकर कविता का शिक्षण करवाना। फिर है अभिनय विधि, यानी कि अभिनय के माध्यम से कविता को सिखाना। फिर है शब्दार्थ कथन विधि। शब्दार्थ कथन विधि जिसे हम अर्थबोध विधि भी कहते हैं, यानी कठिन शब्दों का अर्थ बताना, बच्चों को बोध करवाना। प्रश्नोत्तर अथवा खंडान्वय विधि। इस विधि में कविता को खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के लिए 3 उपविधियों का सहारा लिया जाता है। इन उपविधियों के माध्यम से शिक्षक व्याख्या करता है कविता का, और व्याख्या करके कविता का स्पष्टीकरण करता है। ये 3 विधियां हैं, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। और आखिरी विधि है रसास्वादन विधि। ये कुछ विधियां हैं जो पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। इन विधियों के माध्यम से कविता शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गीत विधि। गीत विधि, जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि गीत विधि यानी कि गाकर बच्चों को पढ़ाना। अब यहाँ गाने से तात्पर्य ये नहीं है कि कक्षा में संगीत का पूरा माहौल उत्पन्न कर दिया जाए या वाद्य यंत्रों की सहायता से कविता को पढ़ाया जाए गाकर। गीत की जैसे जैसे फिल्मों में गाने होते हैं या कार्यक्रमों में जो गीत होते हैं, इस प्रकार से नहीं। गीत विधि का यहाँ पर तात्पर्य है कि कविता को गद्य पाठ के रूप में, शुष्क रूप में ना पढ़कर कविता को लयात्मकता, कोमलता, सहजता, लय, ताल, स्वर, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव सबका ध्यान रखते हुए यति गति के साथ में उसका वाचन करना। यहाँ पर गीत विधि से यही तात्पर्य है, यानी कि गद्य पाठ के रूप में ना पढ़ना बल्कि लयात्मकता या संगीतात्मकता के साथ में कविता का वाचन करना। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो उनको संगीत बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी किसी भी कार्यक्रम में वो कोई गाना सुनते हैं, गीत सुनते हैं, किसी रेडियो टीवी पर सुनते हैं तो वे झूमने लग जाते हैं, नाचने कूदने लग जाते हैं। उन्हें संगीत बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। एक शिक्षक जो होता है बच्चों की इसी प्रवृत्ति का प्रयोग अपनी शिक्षा में करता है, कविता को सिखाने में करता है। वह गीत विधि के माध्यम से कविता को रुचिकर बनाने का प्रयास करता है। किस प्रकार से? एक शिक्षक जो है वो कक्षा में गीत का सहस्वर वाचन करता है। सहस्वर से तात्पर्य है उचित स्वर का ध्यान रखना, लय, ताल, यति, गति का ध्यान रखना। इन सब का ध्यान रखकर वह कविता का वाचन करता है। तो छात्र भी अध्यापक का अनुकरण करते हुए उसी स्वर, लय, ताल, यति, गति के साथ में समवेत से तात्पर्य है सामूहिक रूप से वाचन करते हैं। सामूहिक रूप से वे अध्यापक की तरह ही कविता का वाचन करते हैं। किस प्रकार से? इसको हम एक कविता के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले इसी कविता को बोलना सिखाते हैं, क्योंकि ये कविता जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही सरल और प्रसिद्ध कविता है जो बच्चों को बहुत ही सहजता से गीत विधि के माध्यम से सिखाई जा सकती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार की छोटी छोटी कविताएं उनके बच्चों को सिखाई जाती है ताकि बच्चों की रुचि उत्पन्न हो सके। ये जो कविता है, इसको मैंने अभी जब पढ़ा तो इसको गद्य पाठ के रूप में पढ़ा। इसमें कहीं लयात्मकता नहीं थी, कहीं पर भी इसमें संगीतात्मकता नहीं थी, उचित आरोह अवरोह का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये गद्य पाठ के रूप में पढ़ने से बालकों की इसमें कोई भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। किंतु जब इसी कविता को लयात्मकता के साथ में, कोमलता के साथ में गीतात्मक रूप से पढ़ाया जाए तो बच्चे आकर्षित होंगे और उस कविता को सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये कोमलता, ये लयात्मकता जब कविता में प्रयुक्त की जाती है, काम में ली जाती है, तो बच्चे आकर्षित होते हैं, उस कविता को सीखने का प्रयास करते हैं, और जिस प्रकार से शिक्षक वाचन करता है उसी प्रकार से छात्र भी वाचन करना सीख जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि एक अध्यापिका है, वो कविता को गाकर सुना रही है और छात्र सामूहिक रूप से उस अध्यापिका का अनुकरण कर रहे हैं और कविता को उसी तरह से बोलना और गाना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से गीत विधि से इस कविता को अधिक आकर्षक रूप से सिखाया जा सकता है। अगला जो हमारा बिंदु है कि ये जो कविता है, ये जो विधि है, इसको छोटी कक्षाओं के लिए ही काम में लिया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें संगीत ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़े बच्चों में तो सोचने समझने की और विश्लेषण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, विकसित हो जाती है, लेकिन छोटे बच्चे कठिन और बड़ी कविताओं को नहीं सीख पाते। ये विधि छोटी कविताओं के लिए और छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बालक जो है वो खेल खेल में गा गा कर अच्छी बातें और उपयोगी बातें सीख जाता है। इसी दृष्टि से इस विधि को मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा पूरी तरह से सक्रिय रहता है और रुचि उसकी स्वतः ही विकसित हो जाती है। अतः ये विधि मनोवैज्ञानिक है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि कविता जो है वो सरल, छोटी, सहज और आकर्षक होनी चाहिए। बड़ी कविताओं के लिए ये विधि काम में नहीं ली जाती है। कठिन कविताओं के लिए भी ये विधि काम में नहीं ली जाती है। आवश्यक है कि कविता सहज और सरल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, उसमें बालोचित तुकबंदी होनी चाहिए, क्योंकि बालकों के स्तर के अनुसार यदि उसमें तुकबंदी हुई तो वह बालकों को सहज ही आकर्षित कर लेगी। अब एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो कविता है, इस कविता को कोमलता के साथ में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो बालक अधिक रुचि से इसे सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। जैसे, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं, घूम घाम जब घर को आएं, मम्मी को एक बात सुनाएं, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अब इस कविता का वाचन कोमलता के साथ में, लयात्मकता के साथ में और गीतात्मक रूप से किया गया तो इस कविता को बच्चे रुचि लेकर सीख जाएंगे। इसी प्रकार से अगली कविता देखिए। बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं और रसगुल्ला उनकी बहुत ही फेवरेट मिठाई है, यानी कि पसंदीदा मिठाई है। शिक्षक का चाहे रसगुल्ले में कोई भी आकर्षण ना हो या उसमें कोई भी रुचि ना हो, लेकिन जब वह इस कविता को प्रस्तुत करेगा तो अपने स्वर से यह दर्शाएगा उसे भी रसगुल्ला बहुत पसंद है। कैसे? वह इस कविता को वाचन इस प्रकार से करेगा मानो वह उसकी खुद की भी पसंदीदा मिठाई है। वह उसका गीत विधि का प्रयोग करते हुए वाचन करेगा। ठंडा ठंडा मीठा मीठा रसगुल्ला है नरम नरम, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर बड़े प्यार से खाते हम। अब इस प्रकार से भाव दर्शा रहा है यहाँ पर अध्यापक कि उसे स्वयं भी ये मिठाई बहुत पसंद है और उसमें रुचि दर्शा रहा है, तो छात्र भी उसी प्रकार से इस कविता का वाचन करेंगे जिस प्रकार से शिक्षक ने इसका वाचन किया है। तो इस प्रकार से गीत विधि एक बहुत ही उपयोगी विधि है। इस विधि के माध्यम से प्राथमिक स्तर के बच्चों को कविता का शिक्षण करवाया जा सकता है। अगली जो विधि आती है वो है अभिनय विधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें कविता को अभिनय के माध्यम से सिखाया जाता है। अभिनय विधि का प्रयोग गीत विधि के साथ साथ में चलता है कि किसी भी कविता को जब गाकर सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, तो साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। ये जो विधि होती है ये तभी काम में ली जाती है जब कविता अभिनय प्रधान हो।
इसमें जो कविता अभिनय प्रधान यदि नहीं होती है तो प्रत्येक कविता में हम अभिनय विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कविता छोटी हो, बच्चों के स्तर के अनुसार हो और उसमें अभिनय की कहीं आवश्यकता हो तो ही इस विधि को काम में लेना चाहिए। इस विधि में गीत के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। जैसे कि पिछली कविता जो मैंने बताई, मछली जल की रानी है, तो उस कविता को गीत के साथ साथ में अभिनय के साथ में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये विधि जो है वो छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि बच्चों को ही अभिनय, गीत संगीत वगैरह अच्छा लगता है। उन्हें ही नाचना कूदना, अभिनय करना, एक्टिंग करना, उनको सब अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कविता यदि सरल होगी, अभिनय योग्य होगी, तभी इस विधि को काम में ले सकते हैं। छोटी कविताओं के लिए ये विधि काम में ली जाती है, कठिन और बड़ी कविताओं के लिए ये विधि काम में नहीं ली जा सकती। अब ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। ये एक प्रसिद्ध कविता है जो बालकों को बहुत ही पसंद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिनय का बहुत स्थान है, इसमें अभिनय की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि इस कविता को सीधे सरल गद्य पाठ के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों की इसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि अभिनय के माध्यम से इस कविता को प्रस्तुत किया जाए। देखिए कैसे। ये जो कविता है इसमें गीत विधि तो है ही, साथ में अभिनय विधि ज़्यादा है इसमें। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, मुँह पिचका कर तोन फुलाई, तोन फुला के कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ाम, हड्डी पसली दोनों टूटी, मुँह से निकला हाय राम, हाय राम। तो यहाँ पर लाला जी की जो स्थिति है उसका अभिनय पूरी तरह से एक अध्यापक को करना चाहिए। जिस प्रकार से लाला जी केला खाते हैं उसका अभिनय करना, तोन फुलाने का अभिनय करना, और जब लाला जी धड़ाम से गिरते हैं तो उस गिरने का अभिनय करना, और जब हड्डी पसली टूट जाती है तो मुंह से किस प्रकार से हाय राम निकलता है, इसका अभिनय करना एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। जब अध्यापक इस प्रकार के सारे अभिनय करेगा तो बच्चों को हंसी आएगी, वो हंसेंगे, और हंसने का तात्पर्य बच्चों को आनंद आ रहा है और वो कविता में रुचि ले रहे हैं। तो इस अभिनय विधि से इस कविता को बच्चे सरलता से सीख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लाला जी धड़ाम से गिरे और उनके मुंह से हाय राम निकल गया। तो इसी प्रकार का अभिनय शिक्षक को करना चाहिए। अभिनय विधि के माध्यम से प्रत्येक कविता को, जो कि बालकों के स्तर के लिए जहाँ पर अभिनय का उसमें स्थान है, उस कविता को यदि अभिनय के साथ में प्रस्तुत किया जाए तो कविता रुचिकर बन जाती है। अगली जो हमारी विधि आती है वो है शब्दार्थ कथन विधि। शब्दार्थ कथन विधि को हम अर्थबोध विधि भी कह सकते हैं। यहाँ पे अर्थों का बोध कराया जाता है, यानी कि कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों को बताया जाता है। किस प्रकार से? इस विधि में शिक्षक जो है वो कविता का स्वयं वाचन करते हुए कविता का अर्थ भी बताते हुए चलता है। इसमें अध्यापक कविता का वाचन करता है और कविता का अर्थ भी साथ साथ बताता जाता है। इस प्रणाली में छात्र केवल श्रोता होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बोलने का कार्य यानी कि वाचन करने का कार्य और कविता का अर्थ बताने का कार्य अध्यापक कर रहा है और छात्र केवल सुनने का कार्य कर रहे हैं। इस विधि का एक ये दोष है कि ये विधि जो है वो अर्थ तो समझा देती है लेकिन भावानुभूति एवं रसानुभूति नहीं करवा पाती। क्यों? क्योंकि जब कविता का अर्थ बताया जाएगा तो भावों की अनुभूति और रसानुभूति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब कविता का अर्थ बताया जाता है तो कविता के साथ बालकों का जो तादाद में नहीं बन पाता है, क्योंकि उसका रूप जो है वो शुष्क हो जाता है, गद्य के रूप में हो जाता है। भावानुभूति तो तब होगी जब कविता का अर्थ बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वह उसका कविता में निहित भाव को समझ पाएंगे और रस को भी समझ पाएंगे, रस की अनुभूति भी कर पाएंगे। लेकिन ये जो विधि है वो शब्दों का अर्थ बताती है, अर्थ बोध करवाती है बालकों को, तो इससे बालकों में भावानुभूति और रसानुभूति उत्पन्न नहीं हो पाती है, जबकि ऐसा होना कविता के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इस विधि में शब्दों का अर्थ बताने से कविता का रूप शुष्क एवं गद्यवत हो जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, पहले भी बताया कि जब अध्यापक शब्दों का अर्थ बताता है तो उस समय कविता का रूप एक गद्य की तरह हो जाता है, शुष्क हो जाता है, नीरस हो जाता है, और बालक सिर्फ अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, न तो भावानुभूति कर पाते हैं, ना ही रसानुभूति कर पाते हैं। तो कविता एक प्रकार से नीरस हो जाती है। तो ये शब्दार्थ कथन विधि है। ये जो विधि है
छोटी कक्षाओं के लिए नहीं होती, ये बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, थोड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, क्योंकि शब्दों का अर्थ बड़े बालक ही समझ पाते हैं। छोटे बच्चों को तो गीत विधि और अभिनय विधि के माध्यम से कविता का शिक्षण करवाया जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको 3 विधियाँ बताई, गीत विधि, अभिनय विधि और शब्दार्थ कथन विधि। आगे की विधियाँ जो है मैं आपको भाग ब के वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।